हेलो गाइस, आज की कहानी है शोक सभा। महानगरों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। हर इंसान अपने में ही व्यस्त है। कसूर किसी का भी नहीं है। वक्त की कमी सभी को है और हर कोई दूसरे से ना मिलने की शिकायत करता है। लेकिन व्यक्ति क्या खुद अपने गिरेबान में झांक कर स्वयं को देखता है कि वह खुद जो शिकायत कर रहा है, स्वयं कितना समय दूसरों के लिए निकाल पाता है। सुबह ऑफिस जाने के लिए सुभाष तैयार होकर नाश्ते की मेज पर बैठे समाचार पत्र की सुर्खियों पर नजर डाल रहे थे कि तभी फोन की घंटी बजी। फोन उठाकर उन्होंने जैसे ही हेलो कहा, दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या भासी है? एक अरसे बाद भासी शब्द सुनकर उन्हें अच्छा लगा और सोचने लगे कि कौन है भासी कहने वाला। नजदीकी रिश्तेदार ही उन्हें भासी कहते थे। तभी दूसरी तरफ की आवाज ने उनकी सोच को तोड़ा। क्या भासी है? हाँ, मैं भासी बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं आवाज पहचान नहीं सका। सुभाष ने प्रश्न किया। भासी, तूने मुझे नहीं पहचाना? क्या बात करता है? मैं मेसी। अरे मेसी, कितने सालों बाद तेरी आवाज सुनाई दी है। कहाँ है तू? तेरी तो आवाज बिल्कुल बदल गई है। थोड़ा सा जुकाम हो रहा है। पर यह बता, तू कहाँ है? कभी नजर ही नहीं आता। मेसी, तेरे से मिले तो एक जमाना हो गया। क्या कर रहा है? तेरे से यह उम्मीद न थी भासी। तू तो एकदम बेगाना हो गया है। मैंने सोचा कहीं तू विदेश तो नहीं चला गया। लेकिन शुक्र है कि तू बदल गया। पर तेरा टेलीफोन नंबर नहीं बदला है। क्या बात है मेसी, सालों बाद बात हो रही है और तू जली कटी सुना रहा है। भासी, तू हरी के अंतिम संस्कार पर भी नहीं पहुंचा। आज उसकी उठावनी है, इसीलिए फोन कर रहा हूँ। शाम को 3 से 4 बजे का समय है। क्या बात करता है? हरी का देहांत हो गया? कब? कैसे हुआ? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। 4 दिन हो गए हैं। आज तो उसकी शोक सभा है। आना जरूर। कहाँ आऊं? पता तो बता। आज 10 साल बाद हमारे बीच बात हो रही है। ना पता बताकर राजी है, ना पहले बताया, बस गिले शिकवे कर रहा है। भासी ने तीखे शब्दों में अपनी नाराजगी जाहिर की। मेसी ने उठावनी कहाँ होनी है, उसका पता बताया। सुभाष की पत्नी शारिका रसोई में थी। टिफिन हाथ में लाकर बोली, यह लो अपना लंच। नाश्ता यहीं लेकर आऊं या डाइनिंग टेबल पर लगाऊं? टिफिन से खाना निकाल लो। आज ऑफिस नहीं जा रहा हूं। क्यों? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेसी का फोन आया था, अभी उसी से बात कर रहा था। हरी का देहांत हो गया है। वहां जाना है। क्या? सारिका ने हैरानी से पूछा। आज शाम को हरी की उठावनी है। 4 दिन हो गए और हमें पता ही नहीं। किसी ने बताया ही नहीं। इससे पहले सारिका कुछ और कहती, सुहास ने कहा, रहने दे, हम क्यों अपना दिमाग और समय खराब करें। जब पता चल ही गया है तो हम अभी हरी के घर चलते हैं और शाम को उठावनी में भी चलेंगे। ठीक है, मैं भी तैयार हो जाती हूँ, फिर साथ चलते हैं। सारिका तैयार होने चली गई तो सुभाष अतीत में गुम हो गया। हरी, भासी और मेसी तो उनके घर के नाम थे। तीनों ताऊ चाचा के लड़के थे। बचपन में सबके मकान एक साथ थे। तीनों की उम्र में 1-2 साल का ही अंतर था। एक साथ स्कूल जाना, पढ़ना, खेलना। तीनों भाई ही नहीं, दोस्त भी थे। हरी यानी बिहारी, मेसी यानी रमेश और भासी यानी सुभाष। तीनों बड़े हो गए लेकिन बचपन के उनके नाम नहीं गए। बाहरी दुनिया के लिए वे भले ही बिहारी, रमेश, सुभाष हों, लेकिन एक दूसरे के लिए हरी, मेसी और भासी ही थे। कॉलेज की पढ़ाई के बाद हरी ताऊ जी की दुकान पर बैठ गया, रमेश चाचा जी की दुकान पर और सुभाष ने नौकरी कर ली, क्योंकि उसके पिताजी का व्यापार नुकसान की वजह से बंद हो चुका था और बहनों की शादी के खर्च के बाद मकान भी बिक गया। सुभाष माँ बाप के साथ किराए के मकान में रहने लगा तो वे दूर हो गए। फिर भी आपसी नजदीकियां और मेलजोल पहले जैसा ही रहा। सुभाष की शादी सबसे पहले हुई, फिर रमेश की और सबसे बाद में बिहारी की। जहां सुभाष की पत्नी शारिका गरीब परिवार की थी, वहीं रमेश और बिहारी की शादियां बड़े व्यापारियों की बेटियों के साथ बहुत धूमधाम से हुई। अमीर घर की बेटियां सारिका से दूरी बनाए रखती थीं
लेकिन घर के बुजुर्गों के रहते कुछ बोल नहीं पाती थी। समय बीतता गया। घर के बुजुर्गों के गुजर जाने के बाद रमेश और बिहारी की पत्नियां सेठानी की पदवी पा गईं। उनके सामने सारिका का कोई पद नहीं था। नतीजतन सुभाष और सारिका का बचपन के लंगोटिया मेसी हरि का साथ छूट गया। एक शहर में रहते हुए भी वे अनजाने हो गए। आज के भौतिकवाद में हैसियत सिर्फ रुपए पैसों से तौली जाती है। सुभाष सोचने लगा, शायद 15 साल बीत गए होंगे मेसी और हरि से मिले हुए। शायद नाते रिश्ते भी सिर्फ पैसा ही देखते हैं। एक छोटी सी नौकरी करते हुए सुभाष बिहारी और रमेश के नजदीक न आ सका। तभी सारिका की आवाज ने सुभाष को अतीत से वर्तमान में ला दिया। कब चलना है? मैं तैयार हूँ। सुभाष व सारिका बाइक पर बैठ बिहारी के मकान की ओर चल पड़े। सुभाष ने रमेश से बिहारी के नए मकान का पता ले लिया था। सुभाष और सारिका जब बिहारी की कोठी के सामने पहुंचे तो उसकी भव्यता देखकर हैरान हो गए और उसके सामने उन्हें अपने 2 कमरे के फ्लैट का कोई वजूद ही नजर नहीं आ रहा था। वे हिम्मत करके अंदर जाने लगे तो बड़े से भव्य गेट पर गार्ड ने उन्हें रोक लिया और विजिटर रजिस्टर पर नाम पता लिखवाया। फिर इंटरकॉम पर पूछकर इजाजत ली, तब कहीं अंदर जाने दिया। अंदर कुछ लोग पहले से बैठे थे जिन्हें सुभाष नहीं जानते थे। उन्हें कोई रिश्तेदार नजर नहीं आया। काफी देर तक बैठे रहे। जो लोग मिलने आ रहे थे उनके डिजिटल कैमरे से फोटो खींच कर एक लड़का अंदर जाता और फिर मिलने की इजाजत लेकर बरामदे में आता और अपने साथ अंदर छोड़ आता। सुभाष ने बैठे बैठे नोट किया कि उस लड़के के पास रिवॉल्वर था। अपने भाई के देहांत पर अफसोस करने आए, मगर अफसोस का यह सिस्टम उसकी समझ से बाहर था कि क्यों आगंतुकों को एक एक करके अफसोस जाहिर करने के लिए अंदर भेजा जा रहा है। आखिर 1 घंटे बाद सुभाष को अंदर भेजा गया। एक आलीशान कमरे में उसकी भाभी डॉली सोफे पर अपने 2 भाइयों के साथ बैठी थी। सोफे के दोनों कोनों पर 2 खूंखार विदेशी नस्ल के कुत्तों को देखकर सुभाष और सारिका ठिठक गए और दूर से ही हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अफसोस जाहिर किया। सुभाष व सारिका को घबराया देखकर डॉली बोली, सारिका, इतनी दूर क्यों खड़ी हो? मेरे नजदीक आओ। इन कुत्तों की वजह से थोड़ा डर। डॉली कुछ सकुचाकर बोली, डरो मत, कुछ नहीं कहेंगे। सारिका नजदीक गई और दोनों देवरानी जेठानी गले मिलकर रो पड़ी। सुभाष ने डॉली के भाइयों से पूछा, अचानक क्या हो गया? कोई खबर ही नहीं मिली, सब कैसे हुआ? बस क्या बताएं, समझ लीजिए कि समय आ गया था हमसे रुखसत लेने का। हम लोग भी कोई कारण नहीं जान पाए। जब समय आता है तो जाना ही पड़ता है। यह उत्तर सुनकर सुभाष ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन देवरानी जेठानी आपस में कुछ फुसफुसा रही थी। तभी डॉली के छोटे भाई का मोबाइल फोन बजा। वह किसी को कह रहा था, देख, यह हमारी इज्जत का सवाल है। हर कीमत पर वह प्रॉपर्टी चाहिए। जीजा मर गया उसके पीछे। मालूम है ना तुझे? यह समझाना पड़ेगा। देख टिंडे, खोपड़ी में 6 की 6 उतार दूंगा। फोन पर भाई की बातचीत सुनते ही डॉली बाथरूम का बहाना कर दूसरे कमरे में चली गई और सुभाष सारिका ने मौके की नजाकत समझकर विदा ली। चुपचाप दोनों घर वापस आ गए। सुभाष ने टीवी चलाया, लेकिन मन कहीं और विचरण कर रहा था। सुभाष ने सारिका से पूछा, क्या बातें कर रही थी? देवरानी जेठानी, क्या बात करनी थी, बस इतना ही पूछा था कि क्या हुआ था। तूने तो पूछ भी लिया, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई। सुभाष ने पानी का गिलास हाथ में पकड़ते हुए कहा, सारिका, मुझे तो लगता है कि बिहारी किसी गैर कानूनी धंधे में लिप्त था, तभी तो उसने कुछ ही सालों में इतना कुछ कर लिया। और जिस तरह से फोन पर किसी को धमकाया जा रहा था, उसे मेरे विश्वास को और बल मिला है। पति की बात को काटते हुए सारिका ने कहा, छोड़ो इन बातों को, पहले आप पानी पी लो। हाथों में अभी भी गिलास थामा हुआ है। पानी पीकर सुभाष ने बात आगे जारी रखते हुए कहा, आखिर भाई था, जानने की उत्सुकता तो होती ही है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। जिस गली जाना नहीं वहां के बारे में क्या सोचना। भाई था, लेकिन 10 साल में उन्होंने एक भी दिन आपको याद किया क्या? सारिका ने कुछ व्यंग्यात्मक मुद्रा में कहा, छोड़ो इन बातों को,
थोड़ा आराम कर ले, फिर दोपहर को उठावनी में भी जाना है। इतना कहकर सारिका किचन में चली गई और सुभाष का मन सोचने लगा कि क्या रिश्ते केवल रुपए पैसे तक ही सिमट कर रह गए हैं। बचपन का खेल क्या सिर्फ एक खेल ही था? शायद खेल ही था जो अब समझ में आ रहा है। समझ में तो काफी साल पहले आ चुका था, लेकिन दिल मानता नहीं था। खाना लग गया। सारिका की आवाज सुनकर सुभाष हकीकत के धरातल पर आ गया। खाना खाते हुए उसने कहा, उठावनी में हमें बच्चों को भी ले चलना चाहिए, क्यों? सारिका ने आश्चर्य से पूछा। बच्चे अब बड़े हो गए हैं, शादियों में हमारे साथ जाते हैं, गमी में भी जाना उन्हें सीखना चाहिए। समाज के नियम है, आज नहीं तो कल कभी तो उन्हें भी गमी में शरीक होना पड़ेगा। जब परिवार में एक गमी का मौका है तो हमारे साथ चलकर कुछ नियम कायदे सीख लेंगे। हमारे जाने से पहले वे आज गए तो जरूर साथ चलेंगे। दोनों बच्चे साक्षी और समीर कॉलेज से आ गए। सुभाष को देखकर बोले, क्या पापा, आप घर में? तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत ठीक है, तुम्हारे बिहारी ताऊ का देहांत हो गया है। आज दोपहर को उठावनी में जाना है, इसीलिए आज ऑफिस नहीं जा सका। सुनो, खाना खा लो, फिर हम को उठावनी में जाना है। क्या हमें भी? दोनों बच्चे एक साथ बोले, हाँ बेटे, आप दोनों भी चलो। हम वहाँ क्या करेंगे? साक्षी ने पूछा, शादी विवाह में हमारे साथ चलते हो। अब बड़े हो गए हो, गमी में भी जाना सीखो। सुभाष परिवार सही समय से पहले ही शोक सभा स्थल पर पहुंच गए। सुबह की तरह सुरक्षा जांच के बाद हॉल के अंदर गए। अंदर अभी कोई नहीं था। सुभाष का परिवार सबसे पहले पहुंचा था। कमाल है, घर वाले ही नदारद हैं। शोक सभा तो समय पर शुरू हो जानी चाहिए। कम से कम डॉली और उसके भाइयों को तो यहाँ होना ही चाहिए था। सोचते हुए सुभाष अभी इधर उधर देख ही रहे थे कि तभी रमेश परिवार सहित पहुंचा। दोनों भाई गले मिले। मेसी, तू तो बहुत मोटा हो गया है, लाला बन गया है, क्या तोंद बना रखी है? सुभाष की बातें सुनकर समीर और साक्षी हैरान होकर सारिका से पूछने लगे, माँ, ऐसे मौके पर भी मजाक चलता है क्या? बस तुम दोनों चुपचाप देखते रहो। रमेश ने सुभाष को कोई उत्तर न देकर समीर साक्षी को देखकर पूछा, बच्चों से तो मिलवा यार, कितने सालों बाद मिल रहे हैं। बच्चे तो हमें पहचानते भी नहीं होंगे, बड़े स्वीट बच्चे हैं तेरे। भांसी, तूने भी अपने को मेंटेन करके रखा है। भाभी जी भी स्लिम ट्रिम है, कुछ टिप बबीता को भी दो, इसकी कमर तो नजर ही नहीं आती है। पत्नी की तरफ इशारा करके मेसी ने कहा। यह सुनकर सभी हंस पड़े। तभी डॉली, भाई और परिवार के दूसरे सदस्यों ने हॉल में प्रवेश किया। हंसी रोककर सभी ने हाथ जोड़कर सांत्वना प्रकट की। डॉली ने समीर व साक्षी को देखकर उन्हें गले लगा लिया। सारिका के बच्चे कितने स्वीट हैं, किसी की नजर न लगे मेरे इन क्यूट बच्चों को। साक्षी परेशान होकर सोचने लगी कि डॉली आंटी कैसी औरत है, इनका पति मर गया और ये शोक सभा में क्यूटनेस देखने में लगी हैं। तभी डॉली के बड़े भाई ने कहा, बहना, यह कुत्ते का बच्चा टिंडा कहाँ मर गया? गधे को पंडित लाने भेजा था, सुअर का फोन भी नहीं लग रहा है। यह सुनकर सुभाष तो मुस्कुरा दिए। समीर व साक्षी एकदम सन्न रह गए कि मौके की नजाकत खुद मृतक की पत्नी व साले ही नहीं समझ रहे हैं। तभी डॉली के छोटे भाई का मोबाइल फोन बजा। फोन उसी टिंडे नाम के आदमी का था, जिसको अभी भद्दी गालियां निकाली जा रही थी। अबे कहाँ मर गया टिंडे? छोटे भाई ने अभी इतना ही कहा था कि बड़े भाई ने छोटे भाई के हाथ से मोबाइल खींच लिया और चीख कर कहा, कुत्ते, यहीं से ट्रिगर दबा दूं? लेकिन दूसरे ही पल वह टिंडे को बधाई देने लगा। वेल डन टिंडा, तू जीनियस है, तेरा मुंह मोतियों से भर दूंगा। आज तूने जीजा जी की शहादत बेकार नहीं जाने दी। वेल डन टिंडा। अच्छा पंडित, ठीक है, ठीक है। फोन काटकर बड़ा भाई डॉली के गले लग गया। बहना, उस हवेली का काम हो गया, टिंडे ने हवेली खाली करवा ली है। शाबाश भाई, टिंडे ने आज जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम किया है। खोटे सिक्के ने तो कमाल कर दिया। बहना, छोटा भाई बोला। अच्छा, बड़े पंडित को कौन ला रहा है? चिंता न कर, आलू पंडित ला रहा है, बस पहुंचता ही होगा। तभी एक मोटा आदमी पंडित के साथ आया। समीर और साक्षी उस मोटे आदमी को देखकर सोचने लगे, यह मोटा आदमी ही आलू होगा। पंडित के आने पर शोक सभा शुरू हो गई।
रिवाज के अनुसार सभा स्थल दो भागों में बट गया। पुरुष एक ओर व महिलाएं दूसरी ओर बैठ गई। जो डॉली अभी तक स्वीटनेस क्यूटनेस ढूंढ रही थी, वही दहाड़े मारकर रो रही थी। यह क्या मात्र दिखावा? पति मर गया, पत्नी को कोई अफसोस नहीं, सिर्फ बिरादरी के आगे झूठे आंसू। 1 घंटे तक पंडित की कथा चली, लेकिन समीर साक्षी केवल डॉली आंटी और उसके भाइयों के आचरण को ही देखते रहे। पंडित ने क्या कथा की, उनको कुछ नहीं सुनाई दी। सुभाष का मन भी उचाट था। वह भी बिहारी के बारे में सोचते रहे कि उसकी मृत्यु सामान्य या कुछ और। खैर, 1 घंटे बाद शोक सभा समाप्त हुई। बिरादरी रुखसत होने लगी। सुभाष सभा स्थल के बाहर आ गए। वहां कुछ पुराने परिचित वर्षों बाद मिले तो थोड़ी बहुत जानकारी बिहारी के कानों में मिलती रही कि बिहारी कई गैर कानूनी धंधों में लिप्त था। 2 बार जेल की हवा भी खा चुका था, जहां उसकी मुलाकात सातिर अपराधियों से हुई और एक पुरानी हवेली पर कब्जे के कारण विरोधियों ने खाने में जहर दे दिया, जिसे फूड पॉइजनिंग का नाम देकर बिरादरी से छुपाया गया। उसी हवेली पर कब्जा का समाचार किसी टिंडे ने दिया था, जो सुभाष ने सुना था। इधर सुभाष पुरुषों के बीच में और उधर सारिका महिलाओं में व्यस्त थी। जहां गहनों डिजाइनों की बातें चल रही थी, शोक प्रकट कर दिया तो दुनियादारी की बातों का सिलसिला चल रहा था। सारिका, तूने तो अपने को मेंटेन करके रखा है, उम्र का पता ही नहीं चलता है। तेरे साथ तेरी लड़की को देखकर लगता है हमारी देवरानी हमारी उम्र की है। बबीता ने साक्षी का हाथ पकड़कर कहा। शादी कब कर रही है? शादी के नाम पर साक्षी एकदम चौंक गई। ताऊ जी की शोक सभा पर शादी के रिश्तों की बात कर रही है। लोग क्या कुछ पल भी चुप नहीं रह सकते? वही राग। लेकिन सारिका धीरे से मुस्कुराकर बोली, दीदी, अभी उम्र ही क्या है? फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है। पहले पढ़ाई करे, फिर नौकरी, फिर शादी की सोचेंगे। अभी कोई जल्दी नहीं है। पढ़ने से कौन रोक रहा है? अच्छा रिश्ता आए तो आंख बंद करके हाँ कर देनी चाहिए। बाद में उम्र ज्यादा हो जाए तो अच्छे लड़के नहीं मिलते। मेरे भाई का लड़का एकदम तैयार है। अब तो ऑफिस जाना शुरू कर दिया है। हमारे से भी ज्यादा काम है उसका। कहे तो बात चलाऊं। कौन से भाई का लड़का, बड़े या छोटे का? सारिका पूछ बैठी। साक्षी मन ही मन जल भुंज गई, पर कुछ बोली नहीं। बड़े वाले का बड़ा लड़का, बचपन में जिसे गोलू कहते थे, याद होगा? बबीता बोली। अरे हाँ, याद आया। गोलू जैसा नाम था, वैसा फुटबॉल की तरह गोल था। सारिका की बात बीच में ही काटते हुए बबीता ने कहा, अब तो जिम जाकर हैंडसम बन गया है, मिलेगी तो गस खा जाएगी। अभी नहीं दीदी, पहले पढ़ाई पूरी कर ले, फिर। अभी सुभाष को कोई जल्दी नहीं है। आजकल लड़कियां जॉब भी करती हैं। पढ़ाई बहुत जरूरी है। इतने में रमेश कुछ और रिश्तेदारों के साथ आया। भाभी जी, आज हम कितने सालों बाद मिले हैं। भासी कहाँ है? अरे, वहां कोने में खड़ा है। भासी, इधर आ। रमेश की आवाज सुनकर समीर और साक्षी सोचने लगे कि पापा ने एक अलग दुनिया दिखाई है, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। यार भासी देख, आज सभी भाई भाभी बच्चों सहित जमा है। एक यादगार अवसर है। हम सबकी एक साथ फोटो हो जाए। कहकर रमेश ने अपने बेटे को आवाज लगाई। जिम्मी, निकाल अपना नया मोबाइल और खींच फोटो। मोबाइल भी क्या चीज निकालती है, छोटा सा मोबाइल और दुनिया भर के फीचर्स। जिम्मी फोटो के साथ वीडियो भी बनाने लगा। सभागार के बाहर शोक का कोई माहौल नहीं था। एक पिकनिक सा माहौल था। कुछ देर बाद सबने विदा ली। घर आकर सुभाष टेलीविजन पर एक न्यूज चैनल देख रहे थे। समीर ने कहा, पापा, यह अनुभव जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगा। बेटे, मृत्यु जीवन का कटु सत्य है। किसी के जाने से संसार का कोई काम नहीं रुकता। हर तरह के लोग दुनिया में तुम्हें मिलेंगे। आज तुमने देखा कि पत्नी को पति की मृत्यु का कोई दुख नहीं था। शोक सभा एक पार्टी लग रही थी। कहीं ऐसा भी देखोगे कि पत्नी पति की मृत्यु पर टूट जाती है। जितने लोगों के व्यवहार का विश्लेषण करोगे, उतना ही दुनिया की गहराई को जान पाओगे। हर इंसान अपनी सुविधा के अनुसार जीने का मापदंड स्थापित करता है, अपने लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ और। बेटे,
मैं आज तक दुनियादारी नहीं पहचान सका, यह एक विस्तृत विषय है। इसे समझने के लिए पूरा जीवन भी कम है। किताबों से बाहर निकलकर कुछ व्यवहारिक ज्ञान मिले, इसी उद्देश्य से तुम्हें वहां ले गए थे। कॉलेज के बाद असली जिंदगी शुरू होती है, जो रहस्यों से भरपूर है। मुझे लगता है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी इस रहस्यों को नहीं जान पाया है। हाँ, अपनी एक परिभाषा वह जरूर दे जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।